प्रियंका गांधी के लिए वायनाड छोड़ने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस को झटका लगा सकते हैं, क्योंकि अब प्रियंका गांधी को लेकर बीजेपी ने ऐसा दावा किया जिसके बाद कांग्रेस के भी होश उड़ गए। दरअसल बीजेपी ने यह दावा किया है कि वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी हल्फनामे में कई जानकारियां छिपाई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के सदस्य खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपने चुनावी हल्फनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे हल्फनामा कम और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्तिक अधिक करार देते हुए कहा कि प्रियंका ने चुनावी हल्फनामे में उम्मीदवारों के लिए अपने जीवनसाथी की संपत्ति का पूरा खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया। गौरव भाटिया ने एक्स पर लिखा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए दायर हल्फनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी। गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, इसका केवल एक ही परिणाम हो सकता है। यदि कोई हल्फनामे में गलत जानकारी देता है तो उसे चुनाव लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ये परिवार ऐसा क्यों मानता है कि वह कानून से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपराधिक इतिहास, खुद की और जीवन साथी समेत घर के लोगों की संपत्ति की घोषणा जरूरी होती है। यह मतदाता और लोगों का जानने का अधिकार है, लेकिन उनके हल्फनामे में आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया। प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने पति की संयुक्त चल अचल संपत्ति 77.55 करोड़ रुपए बताई थी। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया और कहा कि अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवार है तो वह है गांधी परिवार। जब अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आती है तो ये लोग सोचते हैं कि वे संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, कानून को तोड़ मरोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बना देंगे। अदालती आदेशों और सार्वजनिक डोमेन में मौजूद आयकर दस्तावेजों का हवाला देते हुए भाटिया ने गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेरोल्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया और ट्रस्ट के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स में उनके शेयरों के स्वामित्व का कोई उल्लेख न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, गांधी परिवार को खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देकर वायनाड के लोगों के साथ विश्वासघात किया है और इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड सीट से नामांकन किया। प्रियंका ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा के गहने हैं। हल्फनामे के अनुसार प्रियंका के खिलाफ 3 मामले भी दर्ज हैं। वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट से भी जीते थे। हालांकि राहुल ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस हर सीट पर चुनाव घोषित होने के दिन 10 से 20 और कई जगह 30% वोट आगे रहे। इतना सांप्रदायिक वोट उसका गारंटी का है, बिना मांगे मिलता है, फिर भी वो हार जाती है, पता नहीं क्यों। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तहत उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। इससे कांग्रेस नेता यूसुफ अब्राहिनी नाराज हो गए। उनका कहना है कि शिवसेना ने कम मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उन्होंने मुस्लिम नेताओं और धार्मिक नेताओं की एक मीटिंग बुलाई ताकि शिवसेना का बॉयकॉट किया जा सके। यूसुफ ने कहा कि पूरी मुस्लिम बिरादरी ने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है। कई लोकसभा सीटें खासकर मुंबई में शिवसेना इसलिए जीती क्योंकि उसे मुसलमानों ने वोट दिया। यूसुफ ने बाइकुला का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 41% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन यहाँ से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत को 46,863 वोट मिले, जबकि शिवसेना के उनके प्रतिद्वंदी यानी यामिनी जाधव को महज 40,817 वोट मिले। जाधव एक बार फिर बायकुला से पूर्व पार्षद मनोज जमसुदकर के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जो सेना के उम्मीदवार हैं। बायकुला उन सीटों में से एक थी जिस पर कांग्रेस ने सेना के साथ चुनाव लड़ा था और अब्राहिनी इस सीट के लिए सबसे आगे थे। स्थानीय लोगों और समुदाय के नेताओं का कहना है कि वे आसानी से जीत जाते। यूसुफ अब्राहिनी ने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने लोकसभा में जो भी वोट हासिल किए वह कांग्रेस के थे। हमने उनकी पार्टी के लिए INDIA ब्लॉक की तरफ से वोट किया। हमने उनकी पार्टी की कड़ी मेहनत की। हमने उम्मीद की थी कि उनकी पार्टी ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट देगी। शिवसेना के सीनियर नेता सुभाष देसाई ने कहा कि अब्राहम मानी की चिंता उनके समुदाय के बारे में नहीं थी। वे केवल इसलिए बहिष्कार का आह्वान कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला था। उन्होंने कहा, बायकुला क्यों? उनकी पार्टी उन्हें कहीं से भी टिकट दे सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया गया?
अब्राहिमी का कहना है कि मैं एक समुदाय के नेता के रूप में बहिष्कार का प्रस्ताव कर रहा हूं, न कि एक कांग्रेसी के रूप में। उन्होंने कहा, अगर हाईकमान मुझे इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कहता है तो मैं इसे वापस भी ले लूंगा, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि शिवसेना महाराष्ट्र में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार देखने की राहुल गांधी की इच्छा का फायदा उठा रही है। वहीं प्रियंका वाड्रा का वायनाड से उपचुनाव लड़ने का फैसला कई राजनीतिक संदेशों व संदर्भों को लेकर आया है। प्रियंका वाड्रा के इस फैसले के कारण आने वाले समय काल में केरल व भारत की राजनीति में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का कद बढ़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी केरल में जाकर मुस्लिम लीग की राजनीतिक अंगीकार कर लेती है, वहीं मुस्लिम लीग दिल्ली आकर कांग्रेस पार्टी का ऐसा संबंध सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ ही नहीं वरन अन्य कई दलों के साथ भी है। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। जब कांग्रेस पार्टी जम्मू व कश्मीर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी वो मुस्लिम लीग का संबंध लगभग 4 दशक से भी ज्यादा पुराना है। कांग्रेस पार्टी केरल की राजनीति में मुस्लिम लीग की महत्वता को समझते हुए मुस्लिम लीग को हर प्रकार से खुश रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि मुस्लिम लीग की बैसाखी के बगैर कांग्रेस पार्टी केरल में उसी हालात में आ जाएगी जैसी वो बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य कई राज्यों में है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपकी पंजाब सरकार इन दिनों किसानों से घिरती हुई नजर आ रही है। रविवार को भी किसान धान खरीद समेत कई मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने संगरूर, मोगा, फगवाड़ा और बटला समेत पंजाब के कई इलाकों में सड़क पर चक्का जाम किया हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली की राजनीति में भी हलचल मची है। किसानों के विरोध को देखते हुए सीएम भगवंत मान दिल्ली आए और उन्होंने जेपी नड्डा से किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। वहीं इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। दरअसल धान खरीद, डीएपी और पराली के मुद्दों को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चित काल तक नाकाबंदी जारी रखेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस पूरे मुलाकात के दौरान पराली जलाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। खबरों की माने तो जेपी नड्डा ने पंजाब के सीएम को आश्वासन दे दिया है कि जल्द ही किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किसान मजदूर मोर्चे के संयोजक सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि सीएम के दिल्ली जाने के बाद भी विक्रेता और केंद्र अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को विक्रेताओं से बात करनी चाहिए ताकि वे किसी भी मुद्दे पर पहुंचे। वहीं इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर अक्सर केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई है। जब किसान पंजाब में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है। अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया सवाल कि केंद्र द्वारा 44,000 करोड़ रुपए जारी करने के बावजूद किसानों को समय पर भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है। उनकी यही प्रतिक्रियाएं पंजाब में धान की धीमी खरीद और अन्य मुद्दों के खिलाफ किसानों के विरोध के बीच आई है। अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है मुझे इसकी जानकारी थी। मैं खुद इसे देखने के लिए एक मंडी में गया था। लोगों ने मुझे बताया कि धान नहीं खरीदा जा रहा है और किसी को पैसा नहीं मिल रहा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किसानों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार पहले ही 44,000 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। किसानों को पैसा दिया जाना चाहिए और धान खरीदी जानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने मीडिया एजेंसी से बातचीत में बताया था कि 26 अक्टूबर को दोनों मंच 4 बिंदुओं पर सड़क नाकाबंदी करेंगे। हम दोपहर 1 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और सड़कों पर बैठेंगे। सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम संगरूर और मोगा जिलों में एक स्थान पर और फगवाड़ा और बटाला में आयोजित किया जाएगा। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का ऐलान सिर्फ पंजाब के किसानों ने किया है। पराली जलाने के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों को बताना चाहिए उन्हें पराली के बारे में क्या करना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा देकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मानस पिछले 27 सालों से कांग्रेस में थे। भाजपा में शामिल होने के बाद मानस सिन्हा ने कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 27 सालों से अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि कार्यकर्ताओं का वहाँ कोई सम्मान नहीं है। पार्टी ने जो भी काम दिया उसे मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया। मैंने पार्टी को वह काम करके भी दिखाया।
लेकिन मेरे द्वारा किए गए कार्यों का पार्टी में कोई महत्व नजर नहीं आया। चौथी बार पार्टी ने मेरा अपमान किया है। मेरी सहन शक्ति इसे लेकर अब खत्म हो चुकी है। अब तक मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचता था, लेकिन इस बार मैंने अपने बारे में सोचा, इसलिए मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। मैं बिना किसी शर्त के भाजपा में आया हूँ। वहीं महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अनीस अहमद सोमवार को मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हो गए। वो नागपुर सेंट्रल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख अभी प्रकाश आम्बेडकर हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अनीस अहमद को पार्टी प्रमुख प्रकाश आम्बेडकर की मौजूदगी में वीवीए में शामिल किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने विधानसभा चुनाव में नागपुर सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की है। अनीस अहमद ने प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने कहा, मैंने 15 वर्षों तक नागपुर सेंट्रल विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। मैंने देखा कि कांग्रेस ने विदर्भ क्षेत्र में कुछ टिकट बेचे, जहां मुस्लिम, तेली और दलित जैसे समुदाय का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल होने के बाद अनीस अहमद ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह सोशल इंजीनियरिंग करने में विफल रही। विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस ने ज्यादातर कुनबइयों को टिकट दिया है और अन्य समुदायों की अनदेखी की गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी से प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी तालमेल नहीं बैठा पाई, जिसके बाद अकेले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को 38 सीटों पर कराया जाएगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतदान के बाद राज्य में नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट पर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे को विधानसभा में कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। ये चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने वर्ली विधानसभा क्षेत्र से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा की उम्मीदवारी की घोषणा की। एमएनएस की ओर से संदीप देशपांडे को उम्मीदवार घोषित किया गया। इस तरह से वर्ली विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। ऐसे में आदित्य ठाकरे के खिलाफ देवड़ा को खड़ा करने के फैसले से वर्ली में मुकाबला काफी रोमांचक हो जाएगा। इस सीट के नतीजों पर पूरे महाराष्ट्र की नजर रहेगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और ठाकरे समूह के विधायक आदित्य ठाकरे इस निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में भी ये ठाकरे ग्रुप के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने रविवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। इस लिस्ट में मिलिंद देवड़ा को वर्ली से उम्मीदवार घोषित किया गया। वर्ली में उनका अच्छा दबदबा है। कांग्रेस में रहते हुए वे मुंबई से सांसद भी चुने गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में बेहद नाटकीय घटनाक्रम हुआ था। वर्ली से रकांपा के तत्कालीन संभावित उम्मीदवार सचिन अहीर शिवसेना में शामिल हुए थे। चूंकि ठाकरे परिवार का पहला व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, इसीलिए वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को निर्विरोध निर्वाचित कराने के प्रयास किए गए। उसके लिए मनसे से भी अनुरोध किया गया था, फिर भी विपक्ष ने उम्मीदवार उतारे। लेकिन इस निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना और भाजपा की अधिक ताकत और मैदान में उतरने के कारण आदित्य ठाकरे ने इस निर्वाचन क्षेत्र में आसानी से जीत हासिल की थी। आदित्य ठाकरे को 79,248 वोट मिले थे, जबकि एनसीपी के सुरेश माने को 21,821 वोट मिले थे। आदित्य ठाकरे ने आसानी से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वर्ली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि तीनों ही उम्मीदवार मजबूत हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद से महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे का एक अलग ही आक्रामक रूप देखने को मिला। आदित्य ठाकरे समय समय पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते रहे। उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी चुनाव में उनके सामने खड़े होने की चुनौती दी थी। चूंकि आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर शिंदे को चुनौती दी थी, अब एकनाथ शिंदे ने उनके खिलाफ एक बेहद ताकतवर नेता को मैदान में उतार दिया है। वहीं राज ठाकरे के उम्मीदवार
संदीप देशपांडे भी बराबर के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर बेहद कड़ी और त्रिकोणीय लड़ाई होने के आसार हैं। शिवसेना ने रविवार को 20 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इसने बीजेपी के लोकसभा सदस्य नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को कुडाल नववर्षन क्षेत्र से मैदान में उतारा। उनके छोटे भाई और मौजूदा विधायक नितेश राणे को बीजेपी ने सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली से फिर से उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने वाशिम जिले के रिसोर्ट से विधान परिषद सदस्य और पूर्व सांसद भावना गवली को चुना है, जबकि एक अन्य एमएलसी अमस्या पडवली धुले जिले के अकुलकुवा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में 288 सदस्य विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। यहां नामांकन दायर करने की आखिरी तारीख मंगलवार 29 नवंबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार तक सारी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।